तो हमारे पास Maria Bashir. Maria Bashir, she was talking on this system integration risk. So Maria, my question to you is, can you give an example of risk when two systems depend too much on each other? ऐसा कोई सिस्टम जहां पे दो सिस्टम्स आपस में इतने डिपेंडेंट थे, एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, कोई ऐसे एग्जांपल अगर आप उसमें बता सके। जैसे कि क्लाउड स्टोरेज एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर है, यानी ये जो क्लाउड स्टोरेज है ये एक ऐप होती है जो कि डिपेंडेंट होती है ऑथेंटिकेशन सर्वर पर। तो अगर ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है डाउन हो जाएगा, उससे जो क्लाउड स्टोरेज है वो नहीं चलेगा, वो बंद हो सकता है। या इसी तरह अगर ऑथेंटिकेशन जो क्लाउड स्टोरेज है वो क्रैश हो जाएगा, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो भी नहीं चलेगा, वो भी बंद हो सकता है। Great. So we have done with the round one. So we are moving towards the round two. So in round two, हमारे जो speakers हैं, please welcome them with a big round of applause. From team one, Mariam Tariq. From team two, Sirat Samir. And from team three, Nilofer Riaz. So first, to start this discussion, the first speaker from team one, that is Mariam Tariq. She will focus on testing and simulation. How do extensive simulations and testing before launch improve reliability? कैसे हमें जब स्पेस मिशन करना होता है, कैसे हम सिमुलेटर्स में उसको पहले प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमारे जो हमारा मिशन है वो कैसे मोर रिलायबल बन जाएगा। मरियम तारिक। Good morning everyone. So moving on to the next segment जो कि हमारा है टेस्टिंग एंड साइमुलेशन, which I am going to discuss here. तो अगर हम आज का जो टॉपिक है देखें, that is mission reliability. That is how confidently we expect a spacecraft to complete its task without failing. तो इस चीज़ के लिए टेस्टिंग एंड साइमुलेशन it is very critical, right? अगर हम बात करें टेस्टिंग के बारे में, तो इंजीनियर्स क्या प्री लॉन्च टेस्टिंग करते हैं बिफोर सेंडिंग द स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। सबसे पहले आता है टेस्ट अंडर हार्श कंडीशंस, यानी हार्श कंडीशंस के अंदर स्पेसक्राफ्ट और उसके कंपोनेंट्स जो है उनको टेस्ट करा जाता है। और इसमें ऐसी भी कंडीशंस आती है जो स्पेस के साथ मिमिक करती है या इमिटेट करती है। कहने का गर्ज ये है कि स्पेस में अगर कुछ कंडीशंस पाई जाती है, दैट इज लाइक वैक्यूम इज देयर, थर्मल रेडिएशंस, सो इन सारी कंडीशंस को रिक्रिएट किया जाता है अर्थ पे, ताकि हम लोग ये देख सके कि हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वेदर इट इज गोइंग टू सर्वाइव इन द स्पेस अल्टीमेटली और नॉट। इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, लाइक सबसे पहले आता है वाइब्रेशन टेस्ट, यानी कि हम लोग ये देखें कि हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है क्या वो इंटेंस शेकिंग ड्यूरिंग स्पेस रॉकेट लॉन्च उस टाइम को बर्दाश्त कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा कि नहीं, ये टेस्ट होता है। इसके लिए हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उसको एक शेकर टेबल पे रखा जाता है दैट वाइब्रेट्स इट इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, जैसे कि एक रॉकेट के इंजन और टर्बुलेंसेस करते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज वीक है या फिर टू लूज है, तो यहाँ पे दिखाई गया इट्स वेरी कन्वीनियंट टू फिक्स दैट प्रॉब्लम हियर ऑन अर्थ बिफोर लॉन्च। उसके बाद अगर हम बात करें देयर इज थर्मल टेस्ट, ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम लोग देखें कि हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है वो वर्क करेगा इन बोथ एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस इन स्पेस। इसके लिए हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उसको एक बड़े चैम्बर में रखा जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है इसको कॉन्टिन्यूसली साइकिल करा जाता है फ्रॉम एक्सट्रीम हीट जैसे कि सनलाइट टाइम पे होता है स्पेस में, तो एक्सट्रीम कोल्ड जैसे कि शैडो टाइम पे होता है स्पेस पे। यहाँ पे भी यही गर्ज होता है कि हम लोग देखें अल्टीमेटली हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है वो सर्वाइव करेगा कि नहीं। उसके बाद आता है वैक्यूम टेस्ट, ये भी इस चीज के लिए होता है कि हम लोग देखें कि हमारा स्पेसक्राफ्ट कैसे बिहेव करेगा विद नो एयर अराउंड इट, बिकॉज देयर इन स्पेस वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज वैक्यूम। इसके लिए भी अगेन हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उसको एक सील्ड चैम्बर में रखा जाता है, जहाँ से एयर जो है उसको पंप आउट करा जाता है, ताकि देखा जाए कि स्पेसक्राफ्ट कैसे बिहेव करेगा। इसके अलावा कुछ और टेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, देयर इज हाईली एक्सेलरेटेड लाइव टेस्टिंग, जहाँ पे हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है और उसके कंपोनेंट्स इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो डेलिब्रेटली या फिर इंटेंशनली पुश करते हैं उनको अंडर हार्श कंडीशंस, मच हार्श कंडीशंस देन दे विल एवर फेस ड्यूरिंग देयर मिशन, तब तक कि अगर कोई चीज टूट जाए तो हम अपनी हिडन वीकनेसेस को या वीक पॉइंट्स को अर्लियर कैच कर सके।
और फिर अगर कोई चीज़ टूट गई उसको इंजीनियर्स जो है वो रीडिज़ाइन करते हैं या रिक्रिएट करते हैं टू मेक इट इवन मोर स्ट्रॉन्गर फॉर द रियल मिशन। फिर आता है कुछ फैसिलिटीज़ है हमारे पास, जैसे नासा स्पेस इन्वायरमेंट साइमुलेशन लैब है या स्पेस 25 फुट स्पेस साइमुलेटर। ये कुछ फैसिलिटीज़ है बेसिकली जिनको हम लोग यूज़ करते हैं टू रेप्लिकेट दो स्पेस लाइक कंडीशंस ऑन अर्थ। ये बड़े ह्यूज टेस्ट चैम्बर्स होते हैं, दे कैन क्रिएट वैक्यूम, temperature ranging from extreme hot to extreme cold, and bright artificial sunlight that mimics solar radiation. इसमें इसका पर्पस यही होता है कि हम अपने पूरे स्पेसक्राफ्ट को एक अर्थ बेस्ड फेक स्पेस में टेस्ट कर सके। फिर आता है बॉयलर प्लेट स्पेसक्राफ्ट, जो भी बेसिकली एक नॉन फंक्शनल मॉकअप या फिर हम लोग कह सकते हैं एक टेस्ट वर्जन होता है। एग्जैक्टली सेम होता है हमारे रियल स्पेसक्राफ्ट की तरह इन शेप, साइज, वेट। डिफरेंस कहाँ पे है कि इसमें वर्किंग सिस्टम्स नहीं होते, जैसे कि इंजन है, कंप्यूटर है, साइंस इंस्ट्रूमेंट्स, बाकी सब में नहीं होता। अब इसका पर्पस यही होता है कि हम अपने प्रोसीजर्स को टेस्ट कर सके सेफली और चीपली हम इसको टेस्ट कर सके। अब इस प्रोसीजर के दौरान अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है सो वील बी ओनली लूजिंग द डमी मॉडल, क्योंकि ये बॉयलर प्लेट स्पेसक्राफ्ट सिर्फ एक डमी मॉडल होता है विदाउट एनी डैमेज टू द रियल एक्सपेंसिव स्पेसक्राफ्ट। अब यहाँ पे बात आती है साइमुलेशन के बारे में। साइमुलेशन है क्या? इट्स बेसिकली क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ रियल वर्ल्ड बिहेवियर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में या फिर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ताकि हम लोग टेस्ट कर सके या फिर स्टडी कर सके एक्चुअल थिंग को डैमेज किए बगैर। इट्स लाइक प्लेइंग अ फ्लाइट साइमुलेटर गेम। आप लोग एक रियल प्लेन को फ्लाई नहीं कर रहे होते हो, बट द गेम जो है वो इमिटेट करती है या फिर मिमिक करती है रियल प्लेन कैसे बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो स्पेस मिशंस में इंजीनियर्स दे कैन जस्ट ट्राई थिंग्स आउट, ऐसे वो कुछ ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज लॉन्चेस कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स और कुछ कंडीशंस है जैसे कि जीरो ग्रेविटी, thermal radiations, they are almost impossible to create perfectly on earth without special equipment. और हमारे पास कोई जो फेलियर होगा स्पेस में, इट इज नॉट इजी टू फिक्स इट इन स्पेस। स्पेस में कोई फेलियर को फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए इंजीनियर्स जो है वो स्पेसक्राफ्ट के एनवायरनमेंट को या उसके बिहेवियर को साइमुलेट करते हैं बिफोर सेंडिंग द स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। टाइप्स ऑफ साइमुलेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर साइमुलेशन, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को टू मॉडल हाउ ए स्पेसक्राफ्ट विल बिहेव इन स्पेस। लाइक जो हमारे सोलर पैनल से वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे पावर को अगर सनलाइट एंगल्स चेंज होंगे। फिर आता है हार्डवेयर इन द लूप साइमुलेशन, जहाँ पे हम लोग मिक्स करते हैं रियल हार्डवेयर को विद साइमुलेटिंग एनवायरनमेंट, ताकि हम लोग देख सकें कि रियल पार्ट्स कैसे वर्क करेंगे। फिर आता है फुल मिशन साइमुलेशन, जहाँ पे हम पूरे मिशन सीक्वेंस को टेस्ट करते हैं अर्थ पे, जैसे कि नासा जो है वो रन करता है साइमुलेशंस फॉर द एंटायर लैंडिंग प्रोसेस ऑन अर्थ। थैंक यू। Thank you, Mariam. Other from jury members or students, if somebody has any questions, Mariam से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा इस बारे में, साइमुलेशंस के बारे में या टेस्टिंग के बारे में, so you can ask. स्टूडेंट्स में से कोई? So from team 2 we have speaker 2, Sirat Samir. Sirat Samir will focus on failure analysis. How does analyzing previous mission failures help? Good morning, everyone. So, if we do failure analysis, learning from past space mission failure to improve future reliability. Space missions are extremely complex. कभी-कभी तो एक छोटी सी भी गलती पूरा मिशन फेल कर देती है. But the truth is, every failure teaches us something valuable, and those lessons help make future missions more reliable and successful. So today I will talk about 2 space mission failures, what went wrong, what lessons were learned, and how those failures helped us build a better mission in the future. So let's move the first example. Mars Climate Orbital. This mission was held by NASA in 1999. This mission was designed to study in climate of Mars, but unfortunately, the spacecraft crashed into the Martian atmosphere and was destroyed. Why did it fail? Actually, my reason था वो बहुत simple था, because one engineering team used imperial units pounds and other team used metric units newtons. This was a miscalculation in navigation and led to the spacecraft entering Mars's atmosphere at the wrong angle. How it improved future reliability?
NASA introduced strict rule using for only metric units और इतना ही नहीं, they improve testing procedures. Later, the mission like Mars's Reconnaissance Orbital 2005 successfully landed on the moon, and thanks to these changes, now let's move to second example, Chandrayaan 2. This mission was held by ISRO in 2019. India's Chandrayaan 2 was aimed at landing on the moon. But during the final moment of descent, the lander Vikram lost his communication and crash landed. Why did it fail? Issue actually में जो था वो लैंडर की वेलोसिटी में था during the final descent. मतलब जो स्पीड थी वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से जो लैंडर था वो अपनी कंट्रोल सिस्टम को सही से हैंडल नहीं कर पाया. How it improved future reliability? Using these improvements, Chandrayaan 3 2023 successfully landed on the moon, and it was a proud moment for India and proved that learning from failure leads to success. Thank you so much. So, great big round of applause for Sirat. So, Sirat talks about the Chandrayaan 2 actually. So, जो Chandrayaan 2023 में मून पे इंडिया की तरफ से भेजा गया. Now they are मिशन शक्ति सैट में जिस सैटेलाइट पे इनको काम करना है, that will be carried in the Chandrayaan 4. So it's a proud moment for all of us. So if anyone has any questions to Sarish from students or jury members, अगर किसी को कोई कुछ पूछना है सीरत से इस बारे में. मुझे ये बताओ, ये जो सैटेलाइट्स हमारे पास होते हैं, हम उन सैटेलाइट्स को एनर्जी कहाँ से गेन करवाते हैं? हाउ डू दे गेन एनर्जी टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट? सर सोलर से. इज इट मैंडेटरी कि उन्हें एनर्जी चाहिए उसके लिए यस ऑर्बिट में रहने के लिए? श्योर सर एक्चुअली जो हम क्वेश्चन करते हैं वो रिलेटेड करूँगा. आई ट्राई टू स्पीक टू खुशबू. एक हमारी साइंटिस्ट हैं और मैं उससे डायरेक्टली नहीं जानता, लेकिन मेरे एक उस्ताद हैं, वो उनकी स्टूडेंट है, वो खुशबू मिर्जा. शी हैज वर्कड इन Chandrayaan 3 लास्ट ईयर. यहाँ 12th का कोई बच्चा है? हाँ, तो लास्ट ईयर उनके जो टीचर हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो डॉक्टर जावेद, वो पिछले साल यहाँ आए थे, यहाँ उन्होंने इसके बारे में बताया. तो मैं कोशिश करूँगा 2-3 दिनों के अंदर आपके साथ उनकी लाइव इंटरेक्शन हो. इसरो से ही वो आपके साथ बात करेंगी एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि वो वहाँ तक कैसे पहुँची. शी इज ए सीनियर साइंटिस्ट. Chandrayaan 3 का जो मिशन है उसमें मेन रोल उसी का था, उसको सक्सेस बनाने के लिए. शी वर्क्स इन इंडिया, वो यहाँ काम करती हैं इसरो में. Chandrayaan 3 could not land it properly. Thank you so much, sir. So from team 3 we have Nilofer Riaz. Nilofer Riaz will focus on communication system independence. Why is it important that the communication system is reliable and independent? Nilofer Riaz. Good morning everyone, I am Nilofer Riaz and today I am going to discuss on the topic why communication system is reliable in spacecraft. So there are several reasons. First reason is critical data transmission. Spacecrafts transmit vital data back to the earth such as scientific findings. जो spacecraft है उसमें हम कुछ साइंटिफिक फाइंडिंग्स वगैरह करते हैं, उनको हमें बैक टू द अर्थ ट्रांसमिट करना होता है. इसमें भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो यूज होता है. दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल. रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि हम स्पेसक्राफ्ट में रिसीव कर सके कमांड्स, और इससे जो है हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो ऑपरेट करता है करेक्टली. तीसरा है सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस. इन केस ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स से हम
कम्युनिकेशन सिस्टम से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज और ट्रबल शूटिंग। चौथा है मिशन ऑब्जेक्टिव। रिलेएबल कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि हम स्पेस क्राफ्ट से रिसीव और ट्रांसमिट कर सके डेटा, जिससे हमारा मिशन है वो हम करेक्टली अचीव कर सकें। फिर होते हैं कंसीक्वेंसेस अनरिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम के। पहला कंसीक्वेंस है डेटा लॉस। अगर हमारे पास अनरिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है। दूसरा है स्पेस माल फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला, जो स्पेस क्राफ्ट जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर वो रिलायबल होगा तो हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल है वो आता है उसमें रीजन। और इधर अगर हमारा स्पेस क्राफ्ट माल फंक्शन होगा तो जो हम ट्रांसमिट डेटा करते हैं वो हमारा स्पेस क्राफ्ट माल फंक्शन लीड कर सकता है, जिससे हमारा सिस्टम फेलियर हो सकता है। थैंक यू। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, इसमें स्पेस मिशन में जो कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? सर हमारे पास रेडियो वेव्स होते हैं या जी। डीप स्पेस नेटवर्क्स होते हैं, उसी से हम कम्युनिकेशन। So how reliable they are? कम्युनिकेशन जो रेडियो वेव्स है, ये वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन डीप स्पेस नेटवर्क्स में हमें एंटीनास होते हैं ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड। Okay, thank you. तो कुछ इस बारे में ख्याल है आपने मुझे तो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि अगर हमें एक कोई चैनल को व्यू करना होता है, चाहे वो आपका स्टार स्पोर्ट्स है, चाहे वो आपका जी टेलीविजन है, सोनी टेलीविजन है, वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर इन द ग्लोब। हम कहीं से भी उस चैनल को देख सकते हैं ना, तो आप तो फ़ोन पे भी उसको एक्सेस किया जाता है। जियो टेलीविजन है या आपका एयरटेल टीवी है, या लाइव आप यूट्यूब से भी किसी भी चैनल को एक्सेस कर सकते हो। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे होता है? मे बी वाला लफ्ज निकाल दो इसमें से बाहर। तो कैसे, हाउ डज इट वर्क? हम तो ज़मीन के एक साइड में हैं, अमेरिका की कोई भी चैनल हमारे पास कैसे आ रही है? वो तो दूसरे साइड है ज़मीन के, क्योंकि यहाँ इस वक्त दिन है। अमेरिका में 4 अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। क्या आपको पता है उस बारे में? देयर आर 4 बल्कि 6 अलास्का और हवाई 2 अलग अलग जगहें हैं, और वहाँ पे भी 2 अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। उनका वो अपनी घड़ी को कुछ महीनों के लिए 1 घंटा पीछे लेते हैं। वी कॉल इट एज DST, डेलाइट सेविंग टाइम। उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा? तो ये कैसे है? फिलहाल ये बताओ कि ये कैसे होता है कि हम कैसे उस चैनल को देख रहे हैं? वो तो दुनिया की किसी और साइड में है, तो कैसे ये काम करता है? कुछ अंदाजा है इसका? नहीं। अच्छा, हमें एक काम करना है। कल हम जो हमारी